नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं गुरुकुल की ऑनलाइन क्लास में। और सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई मेरी तरफ से, क्योंकि आपको सब लोगों को पता है कि आज के दिन स्वतंत्रता मिली थी, अपने देश को स्वतंत्र हुआ था और अपन अब वर्तमान में स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। लेकिन स्वतंत्र देश के नागरिक होने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक हम परतंत्र जरूर है। परतंत्र किस लिए है, उसका कारण है कि आज भी ये चोरी चकारी, डकैती, रॉबरी वगैरह जो होती है, ये इनसे कभी निजात नहीं मिलेगी। बलात्कार, ये ऐसी घटनाएं हैं जिनसे बिल्कुल निजात नहीं मिलेगी। आपको जैसे अपनी बहन बेटियां हैं उसी प्रकार से दूसरी की बहन बेटियों को देख के चलना है। आपके पिताजी आपका यहाँ इंतजार करते हैं, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि हमें भी किसी का भाई या पिताजी के रूप में उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरा, आज भी परतंत्र इसलिए है, कहीं भी कोचिंग क्लासेस में आप जाते हो, क्लास लेते हो। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे सपोज दैट अपन कोई कोर्स लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऐप चल रहे हैं और उनसे अपन कोर्स लेते हैं। ठीक है गुरुजी, हमने ले लिया कोर्स उन्होंने ले लिया, कोर्स आपको दे दिया उन्होंने 1100 में, 500 में, 1000 में। आपने वो कोर्स ले लिया, ऑनलाइन फीस आपने पे कर दी। अब आपको ये थोड़ी पता है कितनी क्लासेस हो रही हैं, कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं, उसमें कुछ भी वो कम दे रहे हैं आपको, लेकिन आप संतुष्ट हो। क्यों संतुष्ट हो? क्योंकि आपने तो पे कर दिया। अब पे कर दिया तो वो वापस आ नहीं सकता। इसलिए कभी भी आप किसी के चक्कर में ना पड़े, आप उसी चीज को अपनाएं जहां पर आपको बेहतर मिले। दूसरा, अभी हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि आपको हम ऑनलाइन कोई ऐप के द्वारा कोर्स देंगे या फिर हम कुछ फीस आपके लिए रखेंगे। अभी आपको फ्री में यूट्यूब पर क्लासेस मिल रही है गुरुकुल क्लासेस के सानिध्य में, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। दूसरा, सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेगी। मैथ की आपको मिल रही है, रीजनिंग की आपको मिल रही है, जीके की यहाँ पर आपको मिल रही है, और कुछ ही समय में, यानी कहने का मतलब कुछ एक दिनों में ही आपको यहाँ पर जनरल साइंस की क्लास भी मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको नक्कालों से सावधान। आपने देखा होगा ना, कहीं कोई अपन प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है नक्कालों से सावधान। नक्कालों से सावधान रहना है। बहुत सी क्लासेस ऐसी है, कुछ क्लासेसों के बारे में मैं कहूंगा जो बहुत बेस्ट चल रही है, तो उनमें आप ले सकते हो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी क्लासेस अच्छी है, आपको सभी क्लासेस फ्री में प्रोवाइड नहीं करवाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहां जहां से आपको फ्री में सारा मैटर मिल रहा है, सारा डाटा आपको उपलब्ध हो रहा है, तो वहां से आपको लेना है। दूसरा, इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया, तो बेल आइकन जरूर दबाएं। क्यों दबाएं? उसका कारण है, सब्सक्राइब आपने कर दिया, बेल आइकन नहीं दबाया, तब आपको जो भी नई क्लास होगी उसकी अपडेट नहीं मिलेगी। यदि आप बेल आइकन जैसे ही दबाओगे, आपको जैसे कोई इस यूट्यूब चैनल पर नई क्लासेस या तो लाइव है या वो ऑनलाइन ऑफलाइन भी उसको अपडेट किया है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। इसलिए आपको बेल आइकन दबाना है और इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। आपको यहाँ बेस्ट से बेस्ट मैटर मिलने वाला है। तो मित्रों, मैंने पिछली क्लास में पंचपीर जो है उनके बारे में पढ़ा दिया था। लोक देवता का टॉपिक अपना चल रहा है, उसमें पंचपीर है, उन पंचपीरों के बारे में मैंने बताया है। पिछली जो मेरी क्लासेस थी वो इवनिंग में 6 बजे से थी, लेकिन अब के बाद जो क्लासेस होंगी वो मॉर्निंग में 9 बजे से और 10 बजे तक होंगी। दूसरा, 9 बजे से 10 बजे आपको लगातार जुड़े रहना है। 10 और से 11 आपको जीके की ही क्लास मिलेगी, लेकिन इससे डिफरेंट। ठीक है, तो मित्रों अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी क्लास को लेकर। आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं वो लोक देवता है तेजाजी। तेजाजी लोक देवता जो कि पंचपीर के अंतर्गत नहीं आते। तो काफी बार जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीर में सम्मिलित नहीं है। तब उस वक्त आपको आंसर करना होगा। होता क्या है कि ऑप्शन जो देता है उसमें तेजाजी जरूर देता है, यानी लगभग 99% आपको तेजाजी मिलेगा। इसलिए आपको तेजाजी का ऑप्शन सेलेक्ट करना। 3 जो ऑप्शन है वो ऐसे देगा जो पंचपीर होंगे, 1 ऑप्शन ऐसा देगा जो पंचपीर नहीं होगा। तब आपको ऑप्शन करना है वो वाला जो पंचपीर नहीं है। हो सकता है उसमें देवनारायण जी भी दे दे, तल्लीनाथ जी भी दे दे, मल्लीनाथ जी भी दे दे, जुजार जी भी दे दे। तो इस प्रकार से कोई सा भी लोक देवता दे सकता है, लेकिन 3 ऑप्शन आपको पंचपीर के ही मिलेंगे।
केशव जांगिड़, गुड मॉर्निंग बेटा। एक बार शेयर कर दो, और शेयर करने से और भी विद्यार्थी जो है कि उनको पता नहीं है कि आज क्लास 9 बजे से है, वो भी जुड़ जाएंगे। और अधिक से अधिक आप शेयर करें इस वीडियो को। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं तेजाजी, तेजाजी महाराज। आपको पता है तेजाजी जो है वो टिकटॉक पे भी बहुत फेमस हो चुके थे भाई, है ना। दिलखुश सैनी, जयराम जी की, जयराम जी की बेटा। अब तो देखो सारी क्लासेस आपकी 9 बजे मॉर्निंग में हो गई, तो आपको मॉर्निंग में एक तरीके से जिस प्रकार आप कोचिंग क्लासेस में यहाँ पर क्लास लिया करते थे ऑफलाइन, उसी प्रकार से आपकी लगातार क्लास स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्लास में जुड़े रहना है। चलो तेजाजी महाराज की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इनके उपनामों की बात आती है। तो उपनाम कौन कौन से हैं? अगर उपनाम की अगर अपन बात करें तो उपनाम में आपको ध्यान रखना है, पहला जो उपनाम है इनका वो है कालावाला का देवता। कालावाला का देवता, ठीक है गुरुजी, कालावाला का देवता। लेकिन कालावाला होता क्या है? कालावाला होता क्या है? काले का मतलब इनका सांप से संबंध है, सांप से। बाला का मतलब, बाला का मतलब होता है एक नारू रोग। नारू रोग चला था और नारू रोग चलता अभी भी चल रहा है, तो जो नारू रोग है उस नारू रोग से मतलब है। तो कहने का मतलब यह है कि सांप से इनका संबंध जो है वो संबंध मैं आपको एक कहानी के जरिए बताने वाला हूं, तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। दूसरा नारू रोग की बात करें तो ये जो नारू रोग होता है, इस नारू रोग का जो इलाज है वो इलाज कहां पर होता है? तेजाजी के मंदिर में, तेजाजी के थान या देवरा पर। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि तेजाजी के थान और देवरा पर नारू रोग का इलाज होने के कारण ही इनको जो नाम दिया गया उपनाम वो कालावाला का देवता दिया गया। दूसरा इनका जो उपनाम है वो आपको ध्यान रखना है कृषि उपकारक, कृषि उपकारक देवता। गुरुजी कृषि उपकारक देवता क्यों कहा जाता है? कृषि उपकारक देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि मित्रों आप समझ सकते हो कि कृषि उपकारक का मतलब होता है कि जब अपन खेती करते हैं तो खेती करते समय आप एक ही उम्मीद रखते हो कि हमारे खेत में अच्छी फसल हो जाए। अच्छी फसल मतलब एक अच्छी फसल होने के बाद एक हरियाली जो खेतों में होती है वो पूर्ण रूप से दिखे, और दिखने के बाद जो अपने धान होता है या जो अनाज होता है वो अनाज अधिक से अधिक मात्रा में हमको प्राप्त हो, यानी उम्मीद से अधिक। तब क्या होता है देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि तेजाजी जब कृषि करते हैं तो तेजाजी के गीत गाए जाते हैं, या तेजाजी के गीत गाते हैं हल जोतते समय। तेजाजी के गीत गाते हैं हल जोतते समय, उनको क्या कहते हैं अपन? तेजा टेर। ध्यान रखना बेटा, जो खेती करते समय आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। गुड मॉर्निंग मुकेश, गुड मॉर्निंग नीतू। देखो शेयर कर दो बेटा। होता क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि जब तेजाजी के गीत गाए जाते हैं वो टाइम कब होता है? जब खेत में अपन हल चलाते हैं, और खेत में हल चलाते हुए तेजाजी के क्या गाए जाते हैं? गीत गाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि खेत में हल चलाते समय तेजाजी से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तब आपको ऑप्शन में क्या करना है? तेजा टेर, यानी ध्यान रखना है इनसे संबंधित जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं तेजा टेर। तीसरा इनका जो उपनाम है वो आपको ध्यान रखना है बेटा, वो है सांपों के देवता। सांपों के देवता, तो मैंने आपको बताया था कि काला, काला मतलब सांप होता है, और यहां पे भी मैंने बताया है कि सांपों का देवता। तो इससे संबंधित जो कहानी है वो तो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना है आपको चौथा, गौ मुक्ति दाता। गौ मुक्ति दाता, गौ मुक्ति दाता, यानी गौ मुक्ति दाता भी इन्हें कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा गौ मुक्ति दाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाछा गुजरी की जो गायें थी उन गायों को इन्होंने मेर जाति के मीणाओं से छुड़वाया था जब वो अपहरण करके ले गए थे। इसकी भी कहानी मैं आपको डिटेल से आगे बताने वाला हूं। अभी फिलहाल मैंने आपको बताए हैं उपनाम, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उपनामों के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो एक बार आप लगातार कमेंट भी आपके चलते रहना चाहिए, जैसे ही मैं बोलता हूं आपके कमेंट आने चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कमेंट फास्ट।
हरकेश सिंह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो, किसी का भी कमेंट नहीं आया अभी तक, है ना? फिर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मुकेश जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन इनकी सामान्य जानकारी के बारे में देखेंगे। इनका जो जन्म है वो जन्म कब होता है, सबसे पहले तो यहां पर ध्यान दीजिए। इनका जन्म होता है 1074 ईस्वी। 1074 ईस्वी में इनका जन्म होता है। समय कौन सा होता है? माघ का महीना, शुक्ल पक्ष। ध्यान देना मित्रों, माघ का महीना मतलब अपने चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। ठीक है, ये भी याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन जो पढ़ते हैं, बिमला जोशी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो, जो अपन पढ़ते हैं कला और संस्कृति के अंतर्गत राजा महाराजाओं के समय की बात जब करते हैं अपन, पुराने इतिहास की जब अपन बात करते हैं, तो उसमें जो अपने हिंदी जो महीने हैं उनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से याद करना है, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। इस प्रकार से ये 12 महीने होते हैं, तो आपको ऐसे याद होने चाहिए। देखो, माघ का महीना शुक्ल पक्ष, आपको पता है पक्ष दो होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष था और चतुर्दशी। चतुर्दशी का मतलब ये शब्द है संस्कृत का, और यदि मैं हिंदी में बोलूं तो चौदस। चौदस मतलब 14वीं को, 14वें दिन इनका जन्म हुआ था। कह सकते हैं कि माघ का महीना शुक्ल पक्ष और 14वां दिन इनका क्या हुआ था? अवतार हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है गुरुजी जन्म स्थान कौन सा है। तो बेटा जन्म स्थान का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुख्यतः एग्जाम में जन्म स्थान के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जन्म स्थान की यदि बात करें तो जन्म स्थान इनका है खडनाल। और खडनाल कहां पर पड़ता है? नागौर में। ध्यान रखना, खडनाल जो है वो कहां पर पड़ता है? नागौर में। तो नागौर में खडनाल गांव है, उस गांव में ही इनका जन्म हुआ था 1074 ईस्वी में। चलो, इसके बाद आपको ध्यान रखना है इनके पिता का नाम क्या था गुरुजी। तो देखो, पिता की अगर अपन बात करें तो पिता का नाम था ताहड़ जी धौल्या, या फिर आपको कहीं पर यह भी मिलेगा बक्साराम धौल्या। बक्साराम धौल्या, ध्यान रखना, यानी ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई सा भी मिल सकता है। देखो किस प्रकार से, ताहड़ जी धौल्या या बक्साराम धौल्या। तो ताहड़ जी धौल्या और बक्साराम धौल्या व्यक्ति एक ही है, लेकिन नाम उसके क्या है? अलग अलग है। तो यहां पर आप समझिएगा कि धौल्या के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धौल्या गोत्र होता है। क्या होता है? धौल्या गोत्र। धौल्या गोत्र में नागवंशीय जाट थे। नागवंशीय जाट थे। तो ध्यान रखना है, धौल्या जो गोत्र है उस धौल्या गोत्र में नागवंशीय जाट थे। कौन? तेजाजी महाराज। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इनकी जो माता थी, उस माता के बारे में बात करें तो माता जी का नाम था राजकबरी। राजकबरी। अब बहुत से विद्यार्थी कमेंट करने वाले हैं कि गुरुजी हमने जो पढ़ा था वो राजकबरी नहीं पढ़ा था, हमने तो रामकमरी पढ़ा था, और रामकमरी बहुत सी पुस्तकों में है। तो इसलिए बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राजकबरी भी आपको मिल जाएगा और रामकबरी भी आपको मिल जाएगा अलग अलग पुस्तक में। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि डेटा जो है वो डेटा अलग अलग मिलता है पुस्तकों में, और उस डेटा को देखकर बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है राजकबरी जो है ये राजकबरी इनकी माता का नाम था। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इनकी एक पत्नी थी। पत्नी तो गुरुजी एक ही होती है, हाँ भाई एक ही थी। ठीक है, वैसे राजा महाराजा पत्नियां काफी रखते थे, है ना? तो देखो पत्नी जो थी उस पत्नी का नाम था इनका पेमल दे। पेमल दे। पेमल दे इनकी पत्नी थी। गुरुजी पेमल दे थी कौन? इधर आ जाओ भाई साहब, इधर बताने वाला हूं मैं आपको। पेमल दे जो थी ये पन्हेर जो कहां पड़ता है? अजमेर में। पन्हेर अजमेर की रायचंद्र जी की पुत्री। यानी पनेर एक गांव है जो कहां पर पड़ता है? अजमेर में।
और वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामचंद्र जी या रायचंद्र जी, रामचंद्र जी भी आपको मिलेगा। तो इनकी पुत्री थी कौन? पेमल दे। और पेमल दे के साथ किसका विवाह किया था? तेजाजी का, यानी तेजाजी की पत्नी थी कौन? पेमल दे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनकी बहन भी थी और बहन का नाम क्या था? राजत बे भवरी। इनकी दो बहन थी और दोनों बहनों का नाम आपको यहां पर मिलेगा राजत और भवरी। इसलिए मित्रों आपको ध्यान रखना है, राजत और भवरी इनकी बहन थी। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से आपको मैं समझाता हूं। यहां पर तेजाजी महाराज जो है उनका जन्म हुआ था कब? 1074 ईस्वी में। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष था और चतुर्दशी का दिन था, यानी 14वां दिन था। उस दिन इनका क्या हुआ था? अवतार हुआ था। इनका बर्थडे है भाई। ठीक है, जन्म स्थान जो है खडनाल नागौर है। नागौर में एक स्थान है, एक गांव है खडनाल, वहां पर इनका जन्म हुआ था। पिताजी कौन थे? ताहड़जी धोला और बक्साराम धोला। जो व्यक्ति तो एक ही है लेकिन नाम इनके क्या है? अलग अलग है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि धोला इनका गोत्र था लेकिन ये नागवंशीय जाट थे। धोला गोत्र में भी नागवंशीय जाट होते हैं, तो नागवंशीय जाट थे। इसके बाद इनकी माता जो थी उनका नाम था राजकबरी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पेमल दे। और पेमल दे की यदि अपन बात करें तो ये रामचंद्र जी की पुत्री थी। और रामचंद्र जी कहां के रहने वाले थे? पनेर अजमेर के। तो एक बार आप सब लोग कमेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके बताइए कि यहां तक का आपको समझ में आया नहीं आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, धन्यवाद नीतू जी, धन्यवाद मुकेश जी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मॉर्निंग समझ के लेटे हुए हैं। आपको सोना नहीं है क्योंकि आपको पता है कि अब जाग उठो, कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है। तो आपको बिल्कुल बुला रही है क्योंकि एग्जाम्स अपने सर पर आने वाले हैं। आपको पता है जैसे ही लॉकडाउन अनलॉक होगा सारी एग्जाम्स एकदम से आएंगी सर पर। उससे बेटर तो ये है ना गुरु कि आप पहले ही तैयारी करके रखो, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है अपन को। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर हमें तो ये सारे टॉपिक्स आते हैं, हमने पढ़ रखे हैं। अरे पढ़ रखे हैं तो बेटा रिवीजन भी तो होता है आपका, समझ रहे हो। रिवीजन होना बहुत अच्छा है। आपको पता है कि अंधा क्या मांगता है? अंधा क्या उम्मीद रखता है कि हे भगवान मुझे 2 आंखें दे दो। तो इसी प्रकार से पढ़ाई क्या मांगती है? रिवीजन। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। चलो अब देखो, आपको एक कहानी में सुनाता हूं जिसके जरिए आपको सारा माजरा इसका समझ में आ जाएगा। एक बार क्या होता है कि जो तेजाजी होते हैं वो तेजाजी अपने खेत पर काम कर रहे थे। और तेजाजी खेत पर काम कर रहे थे तो उनको बोला गया था घर से कि आपका जो खाना है वो खाना पहुंचा दिया जाएगा, आप खेत पर जाओ और वहां पर काम करो। होता क्या है कि वो काम करने चले गए, खेत पर काम करते रहे, काफी टाइम हो गया और भोजन आने में समय लग गया। तब क्या होता है कि जब भोजन आने में समय लग गया तो उनकी भाभी जी भोजन लेकर आई थी। और भोजन लेकर आई तो उनका गुस्सा इतना पारा चढ़ा हुआ था गुस्से का कि उन्होंने भाभी जी को आते ही डांट दिया। बोले आपको समझ में नहीं आता, इतना समय हो गया, मैं खेत में वर्क कर रहा हूं, काम कर रहा हूं और आप मेरे को भोजन लेकर अब पहुंचे हो। तब क्या होता है कि वो भाभी जी जो है, आपको पता है कि भाभी जी भी कम नहीं होती, वो भी सुनाती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? बोले ऐसा कर भाई, अगर तेरे को टाइम पे भोजन चाहिए तो तू तेरी ही लुगाई ले आ, यानी तेरी ही जो बहू है उस बहू को लेकर आ जा। उसने भी 2 बात सुना दी उसको। यह बात सुनकर उन्होंने क्या किया कि तुरंत उन्होंने अपनी घोड़ी उठाई। और घोड़ी का नाम क्या था? लीलन सिणगारे। ठीक है, तो घोड़ी उठाई। घोड़ी उठाकर उनकी जो माँ है उनसे पूछा, क्योंकि बचपन में ही उनका विवाह हो गया था। तब उन्होंने घोड़ी उठाई और अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरा ससुराल कहां पर है। तो माँ ने उनको बताया कि बेटा तुम्हारा जो ससुराल है वो ससुराल कहां पर है? पनेर में है। और पनेर कहां पर पड़ता है? अजमेर में।
बोले ठीक है माँ। वो वहां से निकलता है और घोड़ी लेकर जब निकलता है तो वो कहां पर पहुंचता है, वो पनेर में पहुंचता है, सॉरी पनेर में पहुंचता है। पनेर कहां पर है, अजमेर में। जब वो पनेर में जैसे ही अपने ससुराल में जो घर होता है उस घर में प्रवेश करने वाला होता है घोड़ी को लेकर, तो उनकी जो सास थी वो सास क्या कर रही थी, भैंस का गाय का दूध दो रही थी, यानी गाय का जो दूध है वो दूध निकाल रही थी। तो जैसे ही वो लीलन श्रृंगारे पर सवार होकर उस घर में प्रवेश करता है तो वो गाय क्या करती है, वो गाय उछल जाती है, यानी वो दूध देने से इनकार करती है, कहने का मतलब वो उचक जाती है यानी कूद जाती है। इससे नाराज होकर उनकी सास उनको खरी खोटी सुना देती है, बोले कहां से आ गया नपूते, कौन है, कहां का है, कैसे आ गया यहाँ पर, और हमारी तो गाय उचका दी जिससे कि हमारे दूध का नुकसान हो गया। अब दूध का नुकसान हो गया तो उसको सुना दिया। अब क्या हुआ कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, ऐसा सिस्टम हो गया। बोले घर से चला था किसको, पत्नी को लेने, लेकिन पत्नी नहीं आई। हुआ क्या, साथ में उनकी जो ससुराल में इज्जत थी वो इज्जत भी कम हो गई, वो वहां से भी निकल गए। और निकल गए तो आपको पता है कि उनको शाम बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था, और अंधेरा होने के बाद उन्होंने क्या किया कि वहीं पर उसी गांव में पनेर में एक लाछा गुजरी नाम से एक लेडीज रहती थी। उस लाछा गुजरी के घर पर जाकर उन्होंने बोला कि ऐसी बात है, मुझे बहुत ज्यादा समय हो चुका है और अब मैं यदि वापस घर जाऊंगा तो जाते जाते रात हो जाएगी, इसलिए आज की रात में यहीं रुकना चाहता हूं। तो लाछा गुजरी ने कहा ठीक है आप यहां पर रुक जाओ। उस वक्त क्या होता है कि लाछा गुजरी के घर पर जब रुकते हैं तो मेर जाति के जो मीणा है वो मेर जाति के मीणा वहां पर आते हैं और गायों को अपहरण करके ले जाते हैं। इससे लाछा गुजरी बड़ी दुखी हो जाती है, और दुखी होने के बाद यह बात किसको बताती है, यह बात वो उसको वीर तेजा जी को बताती है कि भाई ऐसी बात है, मेरी गायों को तो लेकर चला गया, मेरी तरफ से तो आप सो कुछ भी करो, लेकिन मेरी गाय जो है उनको मेर जाति के मीणा ले गए। यह बात सुनकर उन्होंने सोचा कि भाई इन्होंने मुझे शरण दी तो मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए। तो वो जाकर युद्ध करते हैं किनसे, मेर जाति के मीणाओं से। और मेर जाति के मीणाओं से वो जब युद्ध करते हैं तो युद्ध करने के बाद वहां से गायों को छुड़ाकर लाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 3 जो स्थान है उन 3 स्थानों को आपको हमेशा याद रखना है। कौन कौन से स्थान है देखिए, एक स्थान है सेंदरिया, सेंदरिया, मसूदा तहसील कहां पर है, अजमेर में। दूसरा स्थान आपको याद रखना है कौन सा, सुरसुरा, सुरसुरा किशनगढ़, अजमेर। और तीसरा स्थान जो याद रखना है वो है पनहेर, और पनहेर कहां पर पड़ता है, रूपनगढ़ तहसील, अजमेर में। यानी तीनों के तीनों स्थान कहां पर है, ये अजमेर में है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मसूदा तहसील जो अजमेर में पड़ती है, सेंदरिया, सेंदरिया में क्या घटना घटित होती है, तो सेंदरिया में जो घटना घटित होती है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर जब मेर जाति के मीणाओं से वो गायों को बचाकर लेकर आ रहे थे, अक्षय शर्मा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, देखो हाँ बिल्कुल लीलन है नीतू जी, लीलन उनकी घोड़ी का नाम था, लीलन श्रृंगारे। देखो जब मेर जाति के मीणाओं से वो बचाकर लेके आ रहे थे तो उनके सारे शरीर पर घाव थे, ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर घाव नहीं थे, क्योंकि मेर जाति के मीणाओं से उन्होंने युद्ध किया था गायों को छुड़ाने के लिए, इसीलिए उन्हें कहा जाता है गौमुक्ति दाता। अब आपको ध्यान रखना है कि जब वो वापस आ रहे थे तो उनका शरीर पर ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर घाव नहीं था। तब वो जैसे ही घोड़े पर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि पास में ही रास्ते में जो सेंदरिया नामक स्थान है, इस सेंदरिया नामक स्थान पर क्या होता है कि एक नाग और नागिन जो है वो आग में जलते हुए दिखाई देते हैं उनको। तब वो क्या करते हैं, बोले हो सकता है किसी ने इनको जलाया है, तो ये सोचकर तेजाजी महाराज अपना जो भाला है उस भाले से उन दोनों को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और बाहर निकाल कर देखते हैं तो वो नागिन जो होती है वो तो मर जाती है, लेकिन जो नाग है वो नाग बच जाता है, वो प्रकट होकर बोलता है तेजाजी से। तेजाजी ने सोचा मैंने अच्छा किया, लेकिन जो बात नाग बोलने वाला है तब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों। तो देखो नाग ने क्या कहा था, नाग ने कहा था प्रकट होकर कि तेजाजी आज हजारों वर्ष बाद हमें मुक्ति मिल रही थी,
लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमें बचा लिया। अब हमको 1000 वर्ष और यहां पर व्यतीत करने पड़ेंगे। तो इस बात से वो नाग देवता नाराज हो गए थे कि तेजाजी ने हमको क्यों बचाया, जबकि तेजाजी का जो मकसद था वो मकसद दूसरा था कि भाई किसी ने इनको जला दिया होगा तो मुझे इनको बचाना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मैं आपको डसना चाहता हूं, नाग ने कहा कि मैं आपको डसना चाहता हूं। तो तेजाजी ने कहा कि नाग देवता आप रुकिए, मैं एक बार जो दूसरे की अमानत है गाय, इन गायों को मैं उनके घर पर छोड़ देता हूं और छोड़ने के बाद फिर मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। तो पहले की बात थी, पहले आदमी जब कह देता था तो उस पर विश्वास करते थे। आज का सिस्टम दूसरा है। आज अपन से कोई फोन करके कहेगा भाई साहब मेरी बहुत ज्यादा समस्या है और उसका समाधान निकालो, बोले ठीक है मैं निकाल देता हूं। उसने निकाल दिया, टाइम दे दिया उसने 10 दिन का, और 10 दिन बाद उससे ने कहा कि ठीक है आप विश्वास पर ले जा रहे हो तो विश्वास करके आपको वापस लाना है। तब वो क्या करता, विश्वास तोड़ देता। लेकिन पहले विश्वास नहीं तोड़े जाते थे। उन्होंने बोला कि मैं जैसे ही इनको घर पहुंचाऊंगा मैं आपके पास जरूर आऊंगा। बोले ठीक है। तब क्या करते हैं, वो सेंदरिया से चलते हैं और सेंदरिया से जाकर कहां पर चले जाते हैं, पनेर में। और पनेर में यहां पर वो गायों को छोड़ते हैं किसके पास, लाछा गुजरी के पास। और लाछा गुजरी के पास गायों को छोड़ने के बाद वो वापस कहां पर आते हैं, सेंदरिया। सेंदरिया में उनको नाग डसता है। ध्यान रखना, नाग इस स्थान पर, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, इस स्थान पर, इस स्थान पर तेजाजी को नाग जीभ पर डसता है, जीभ पर डसता है। देखिए होता क्या है कि जो तेजाजी थे वो तेजाजी उनके पास आए, इनके हाथ में एक भाला था, भाला था, ठीक है, इनके हाथ में ये भाला था। तो आपको ध्यान रखना है कि जब तेजाजी आए तो तेजाजी ने नाग देवता से कहा कि हे नाग देवता मेरे तो सारे शरीर पर घाव बने हुए हैं, तो मुझे आप बताओ कि आप कहां डसने वाले हो, कहां डसोगे। तो नाग देवता ने कहा कि आप बताओ मुझे कहां डसना चाहिए। तब ये क्या कहते हैं, बोले आप ऐसा करो, इस जो मेरा भाला है इस भाले पर छंटते हुए आप आओ और मेरे मुंह में जो जीभ है उस जीभ पर बिल्कुल भी घाव नहीं है, आप उस जीभ पर क्या करो, डस लो। तब वो क्या करते हैं, जीभ पर उनको डस लेते हैं। ठीक है, तो जीभ पर डस लेते हैं और उनकी, अभी देखिए आपको स्क्रीन पर इमेज दिखाई देगी, ये है तेजाजी महाराज। तो तेजाजी महाराज की जो इमेज आपको दिख रही होगी यहां पर, तो देखिएगा कि जो तेजाजी महाराज की इमेज है इसमें जो सांप है वो सांप इस भाले के जरिए ही, जो सांप है वो सांप देखिए यहां पर इस भाले के जरिए ही छंटते हैं और छंटने के बाद में कहां पर डसते हैं, इनको जीभ पर डसते हैं। तो जीभ पर डसते हैं क्यों है, क्योंकि इनके जब लाछा गुजरी की गायों को ये बचा कर लाते हैं मेर जाति के मीणाओं से, तो वो युद्ध करते हुए सारे शरीर पर घाव आ जाते हैं। और घाव आने के बाद क्या होता है कि आपको पता है कि उनके स्थान नहीं होने के कारण तेजाजी है वो तेजाजी महाराज बोलते हैं कि भाई मेरे जो भाला है उस भाले पर छणके और आप मेरे को कहां पर डसो, जीभ पर। तो ध्यान रखना है मित्रों, जीभ पर उनको डस लेते हैं। कहां पर, वो स्थान कौन सा है, वो स्थान है सेंदरिया। सेंदरिया नामक स्थान पर ही इनको जीभ पर डसते हैं। सर मॉर्निंग में, अभी एक कमेंट आ रहा है अक्षय शर्मा का, सर मॉर्निंग में होती है या इवनिंग में रोजाना। बेटा पहले की जो 3 या 4 क्लास आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको इवनिंग में यानी 6 बजे से। लेकिन अब वर्तमान में जो क्लास होने वाली है वो क्लास आपकी होगी मॉर्निंग में 9 बजे से। तो रोजाना आपको ये क्लास मिलेगी 9 बजे से। ठीक है, तो 9 बजे आप सभी मित्र आ जाइए और मेरे साथ जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको कला एवं संस्कृति का जो पार्ट है वो पार्ट आपका कंप्लीट हो जाए और एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। जैसे ही टॉपिक पूर्ण होगा उसको पूर्ण होने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर टॉपिक पूर्ण होने के बाद आपको जो प्रश्नोत्तरी है वो प्रश्नोत्तरी भी कराई जाएगी, जो पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। इसको हटाओ कीजिए। देखो अब देखो ध्यान रखना है आपको यहां पर कि मसूदा तहसील में पड़ता है सेंदरिया गांव, और सेंदरिया गांव में ही इस स्थान पर वीर तेजाजी को नाग डसता है, किस पर, सांप पर। तो यहां का संबंध तो इस प्रकार था। अब यहां का संबंध देखते हैं अपन सुरसुरा का। तो सुरसुरा जो गांव है ये किशनगढ़ में पड़ता है। कहते हैं
कि सांप डसता है यहां पर और सर्पदंश से इनकी मृत्यु होती है। यहां पर सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और सर्पदंश से मृत्यु कहां पर होती है? सुरसुरा में। सुरसुरा जो गांव है, ये सुरसुरा गांव कहां पर पड़ता है? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां पर है? अजमेर में, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, सर्पदंश से इनकी मृत्यु हो जाती है, वो कहां पर होती है? सुरसुरा में। लेकिन इनका जो मृत्यु का संदेश है, वो मृत्यु का संदेश पनहेर जो पहुंचाती है, वो कौन पहुंचाती है? इनकी घोड़ी है, और घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। लीलन या सिणगारे, सिणगारे, लीलन सिणगारी जो घोड़ी है, ये आप देख सकते हो, अभी स्क्रीन पर आ जाएगा वापस से। आपको कुछ जो उसको नीचे रखना करो, देखो ये घोड़ी का नाम है, ठीक है। और घोड़ी का नाम क्या है? लीलन सिणगारे। और लीलन सिणगारे घोड़ी, इसका जो समाचार है वो पहुंचाती है कहां पर? पनेर में, कि किसकी मृत्यु हो गई? तेजाजी महाराज की मृत्यु हो गई। किस वजह से हुई? सर्पदंश से। सर्पदंश का मतलब नाग के काटने से। तो ये जो घोड़ी आपको दिखाई दे रही है तेजाजी की, ये ही है लीलन सिणगारे। और लीलन सिणगारे जो घोड़ी है, ये किसकी है? तेजाजी की। अगर आपसे पूछ ले कि केसर कालमी घोड़ी किनकी थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए, केसर कालमी घोड़ी किस लोक देवता की थी? जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जल्दी से एक बार बताइए, जो केसर कालमी घोड़ी थी, वो किस लोक देवता से संबंध रखती है? अरे यस और नो में भी जवाब दे सकते हो। यदि आपके नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप यस और नो भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको कुएं के मेंढक की तरह नहीं बैठे रहना है। आपको पता है कुएं का मेंढक और समुद्र का जो मेंढक होता है, उसमें दोनों में फर्क होता है। बीर कल्ला जी की, मीतू जी, नहीं नहीं बेटा, बीर कल्ला जी की नहीं थी। खैर उनसे तो आप बेहतर हो, जिन्होंने की कमेंट ही नहीं किया। मैं बता देता हूं आपको, जो केसर कालमी घोड़ी थी, वो ध्यान रखना पाबू जी की थी। और पाबू जी के नहीं होने के कारण भी उसके बारे में अपन कह सकते हैं कि केसर कालमी एक उनके गांव में ही रहती थी एक देवलचारणी। तो देवलचारणी की घोड़ी थी केसर कालमी। और केसर कालमी घोड़ी को लेकर ही वो कहां जाते हैं? उमराना या अमरकोट जाते हैं, और अमरकोट से विवाह करके लेके आते हैं। कहते हैं पाबू जी के जो भक्त होते हैं, वो पाबू जी के वक्त 3.5 फेरे ही लेते हैं। देखिए अब यहां पर श्रृंगारे रूपनगढ़ में इनका जो समाचार पहुंचता है, तो यहां पर इनका एक मंदिर स्थित है। मुख्य मंदिर नहीं है, लेकिन एक मंदिर स्थित है। इस मंदिर की एक विशेषता है, आपसे पूछ लेगा कि रूपनगढ़ में लोक देवता तेजाजी का जो मंदिर है, उसमें किस जाति का पुजारी होता है? तब आपको ध्यान रखना है, यहां पर इस मंदिर में जो पूजा करता है, वो पुजारी किस जाति का होता है? वो माली जाति का पुजारी होता है। किस जाति का होता है? माली जाति का। तो ध्यान रखना मित्रों, माली जाति का पुजारी जो होता है, वो किस मंदिर में है? रूपनगढ़ पनेर में जो मंदिर है, उस मंदिर में माली जाति का पुजारी क्या करता है? पूजा करता है। तो यहां तक की बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। पहली बार पढ़ रहा हूं सर, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बेटा, आपको जुड़े रहना है। बिल्कुल नीतू माली जाति का ही होता है बेटा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको जुड़े रहना है, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि जो फ्लो ये डायग्राम होता है, इससे और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं इनके जो प्रमुख मंदिर हैं। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर कहां कहां पर है, वो भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए पहले आपको ध्यान रखना है सेंदरिया, सेंदरिया मसूदा तहसील अजमेर, यहां भी इनका मंदिर बना हुआ है। दूसरा आपको ध्यान रखना है सुरसुरा किशनगढ़
अजमेर। तीसरा आपको ध्यान रखना है पनेर, रूपनगढ़, अजमेर। पूछ लेता है काफी बार, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो चौथा जो है वो है मावडालिया। मावडालिया ये भी कहां पर पड़ता है? अजमेर। इसके बाद बात करें तो आपको ध्यान रखना है एक है ब्यावर। ब्यावर भी कहां पड़ता है? अजमेर में। अब देखो 5 के 5 जो मंदिर है ये कहां पर है? अजमेर में। याद करने का तरीका आप ध्यान रखना कि सेंदरिया, सुरसुरा, पनेर, सेंदरिया, सुरसुरा, पनेर, मावडालिया और ब्यावर, ये सबके सब मंदिर कहां पर स्थित है तेजाजी के? ये अजमेर में स्थित है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इनका जो मंदिर है वो पर्वतसर में है। पर्वतसर, पर्वतसर कहां पर पड़ता है? नागौर। नागौर की एक श्रेणी आती है। सातवां जो है आपको ध्यान रखना है एक है भावता, और भावता भी कहां पर पड़ता है? नागौर। ठीक है, और आठवां जो है खडनाल। खडनाल, और खडनाल कहां पर है? नागौर में। ठीक है गुरुजी। अब एक है नौवां, और ये है बासी दुगारी। बासी दुगारी, और ये कहां पर पड़ता है? बूंदी में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है इनके ये प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर कहां पर है? सेंदरिया, मसूदा अजमेर में है, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में है, पनेर रूपनगढ़ अजमेर में है, इधर मावडालिया अजमेर में है, ठीक है, ब्याबर अजमेर में है। और अब बात करें तो पर्वतसर, भावता और खडनाल ये तीनों के तीनों कहां पर चले जाते हैं? नागौर में। तो नागौर में है। और बासी दुगारी ये कहां पर पड़ता है? बूंदी में पड़ता है, तो यहां पर है। ठीक है, अब देखो इनका मेन मंदिर जो मुख्य मंदिर है वो मुख्य मंदिर कहां पर है? इधर ध्यान दीजिएगा, ये मुख्य मंदिर जो है ये खडनाल में है। कहां पर? खडनाल, खडनाल नागौर। ठीक है, खडनाल नागौर में है। अब आपको ध्यान रखना है खडनाल नागौर में जो है यहां पर इनकी जो प्रतिमा है वो प्रतिमा कैसी है? अश्वारोही है। अश्वारोही प्रतिमा। अश्वारोही प्रतिमा का मतलब क्या होता है? अश्व यानी घोड़े पर बैठे हुए और हाथ में भाला लिए हुए प्रतिमा जो है वो कहां पर है? इस खडनाल में जो मंदिर है उस मंदिर में स्थित है। ये देखिए ऊपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा खडनाल का मंदिर, इस प्रकार से दिखाई देता है ये मंदिर। ये खडनाल नागौर में मंदिर है और ये मुख्य मंदिर है तेजाजी का। देखिए इसके बाद ध्यान रखना है यहां पर जो पुजारी होता है वो पुजारी कुमार जाति का होता है। कुमार जाति। मित्रों ध्यान रखना है यदि आपसे पूछ ले कि पनेर में जो पुजारी होता है, पनेर अजमेर में जो इनका मंदिर है वहां पर जो पुजारी पूजा करता है वो कौन सा है? तो वो पुजारी है कौन सा? वो माली जाति का पुजारी होता है। यानी उस मंदिर में जो रहते हैं वो माली जाति के पुजारी रहते हैं, और माली जाति के पुजारी वहां पर क्या करते हैं? पूजा करते हैं। लेकिन यदि बात करें आपसे खडनाल नागौर की और अदर मंदिरों की, तो और अन्य मंदिरों में जो पुजारी रहता है वो पुजारी किस जाति का रहता है? कुमार जाति का पुजारी रहता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इनका जो मंदिर है इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि इनकी जो प्रतिमा है वो प्रतिमा अश्व, जिस अश्व पर है, जिस घोड़ी पर है, उस घोड़ी का नाम क्या है? लीलन श्रृंगारी। लीलन श्रृंगारी। लीलन श्रृंगारी इनकी घोड़ी का नाम है। लीलन भी है और श्रृंगारी भी है, अलग है दोनों, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। अलग की बात करें तो जो अपने पनेर में मंदिर है उस पनेर के मंदिर में माली जाति का पुजारी पूजा करता है। और बात करें अपन किसकी? खडनाल नागौर की, तो यहां पर कुमार जाति का माली पूजा करता है। यहां पर मेला कब भरता है? तो मेले की अगर अपन बात करें तो मेला यहां पर भरता है तेजा दशमी को। तेजा दशमी। तेजा दशमी गुरुजी कब है? भाद्रपद शुक्ल दशम। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशम को ही यहां पर क्या भरता है? मेला भरता है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं अपन जल्दी से।
चलो अब आपको ध्यान रखना है कि तेजा जी के जो गीत गाए जाते हैं, तेजा जी के गीत खेतों में हल चलाते समय गाए जाने वाले गीत तेजा टेर कहलाते हैं। तेजा टेर, ध्यान रखना, क्या कहलाते हैं? तेजा टेर। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि तेजा जी के संबंध में जो गीत गाए जाते हैं, और वो गीत कौन से गाए जाते हैं? तेजा टेर। और इसलिए गाए जाते हैं, ये एक धारणा है कि यदि हम तेजा जी के गीत गाएंगे खेती करते समय, तो उससे क्या है कि ओम प्रकाश गुड मॉर्निंग, अक्षय शर्मा टेलीग्राम भी बनाओ सर। नहीं बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम मिल जाएगा और लिंक मिलेगी, तो उस पर आपको जाना है, जाकर उस पर क्लिक करना है और ज्वाइन करना है चैनल को। और चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको ध्यान रखना है, वहीं पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। देखिए ये मंदिर है, मंदिर पर मेला कब बढ़ता है? तेजा दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशम को। पुजारी कौन होता है? कुमार जाति का। लेकिन पनहेर अजमेर में जो मंदिर है, वहां पर माली जाति का होता है। अश्वारोही प्रतिमा है। इधर बात करें खडनाल नागौर की, तो खडनाल नागौर में ही इनका मुख्य मंदिर है। ठीक है। दूसरा यहां पर आपको ध्यान रखना है, खेतों में हल चलाते समय गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? उन्हें कहते हैं तेजा टेर, और तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने थे तेजा जी महाराज। तो मैं उम्मीद करता हूं सब लोगों को समझ में आया होगा। तो जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए। जो बच्चे लेट जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि वो एक बार वापस वीडियो को देख लें, जिससे कि उनको सारा समझ में आ जाएगा तेजा जी। और जिन्होंने मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो एक बार कमेंट करके बताएं कि यहां तक ये तेजा जी महाराज की जो मैंने बताई थी बातें, वो समझ में आई या नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। नए जुड़े हुए बच्चे जो हैं, धन्यवाद ओम प्रकाश। अब तो मोबाइल पे सिस्टम ऐसा हो जाना चाहिए कि भाई बहुत जल्दी चलना चाहिए आपका हाथ, है ना। धन्यवाद अक्षय। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये है अपने तेजा जी में। हरकेश सिंह, धन्यवाद धन्यवाद बेटा। देखो ये है तेजा जी के बारे में, और तेजा जी के बारे में जो बातें बताई है आपको समझ में आई होगी। वापस से मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं सभी विद्यार्थियों को। और फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बार वापस से मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। देखिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। देखो दो प्रकार से आपको मैं समझा सकता हूं। यहां पर ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा मैं आपका समय लेना चाहूंगा कुछ समझाने के लिए, जिससे कि आपको समझ में आए और आप आगे भी क्लास में जुड़े रहें। देखो एक मैं कह सकता हूं XYZ, कोई भी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, ठीक है। दूसरा मैं कह सकता हूं गुरुकुल क्लासेज, ठीक है। अब देखो यदि हमें करना होता तो यहां पर हम भी एक ऐप सिस्टम कर सकते थे, हम भी यहां पर कुछ फीस रख सकते थे, लेकिन हमने नहीं रखी, ठीक है। इधर क्या करते हैं कि जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐप सिस्टम कर देते हैं और उसमें कुछ फीस भी रख देते हैं। और फीस रखते हैं तो फीस किस तरीके का प्रलोभन देते हैं, बोले भाई 1100 रुपए में आपको पूरा कोर्स, 400 रुपए में आपको पूरा कोर्स, ठीक है, 500 रुपए में आपको ऑफर में कोर्स मिल जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि ऑफर समझ के कोर्स ले लेते हैं, और कोर्स लेने के बाद क्या होता है, ऑफर समझने के बाद जब कोर्स ले लेते हैं तो कोर्स के बाद उनको यही पता नहीं रहता कि ये क्लास राजस्थान पुलिस की चल रही है, पटवार की चल रही है, रीट की चल रही है, किसकी चल रही है। बस उनको तो क्लास चलनी चाहिए, हमें क्लास मिल जाए, हमने देख लिया और हो गया काम अपना, कि भाई हमने तो जो 400 रुपए दिए उस 400 रुपए में ये काम चल रहा है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पता है कि यहां पर लगभग आपकी सारी क्लासें चलती हैं, ठीक है, और सारी क्लास चलने के साथ साथ ही आपसे कोई भी फीस
यहाँ पर पेड नहीं कर पाता है, यानी कह सकते हैं कोई भी फीस आपसे नहीं लेते हैं, उसके बावजूद भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है, देखो जरूरी नहीं है आप गुरुकुल क्लासेस से, लेकिन मेरा मानना है कि आप गुरुकुल क्लासेस से जुड़े, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी आप शेयर करें। शेयर के साथ साथ आप लाइक भी करें, यदि आपको अच्छा लगे वीडियो, है ना, तो आप लाइक भी करें और हमेशा इसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपको किसी भी तरीके का जो फीस है या किसी भी तरीके का जो लालच है यहाँ पर नहीं दिया जाता है। यहाँ पर तो आपको बस वीडियो मिलेगी और आपके हित में मिलेगी। तो इसलिए सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि अब स्वतंत्र भारत के अपन नागरिक हैं, तो आप भी स्वतंत्र होइए। आपको पता है कि ऑफलाइन क्लासेस जब चलती है तो आपकी ये जो फीस है वो 6-6 हजार रुपए, 8-8 हजार रुपए में आप क्लास लेते हो, और आज आपको ये 1100 रुपए में क्यों दे रहे हैं? ऑफलाइन क्लास में मजबूरी होती है उनकी, 3-3.5 महीने में कोर्स कराना होता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है? ऑनलाइन क्लासेस में आपको ध्यान है कि नहीं, कोई भी क्लास चला दो, क्लास ले ली, अपना काम हो गया। उनके तो बस एक ही वीडियो बनती है, ऐसे थोड़ी अलग क्लास में। अब ऑफलाइन क्लास में आप जाते हो तो वहां पर आपको रीट का बैच अलग मिलेगा, पटवार का अलग मिलेगा, राजस्थान पुलिस का अलग मिलेगा, तो उसी हिसाब से आपको वहां पर मैटर मिलता है। तो इसी कारण मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप अब स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के साथ साथ खुद अपने माइंड को स्वतंत्र कीजिए, परतंत्र मत रखिए। और मेरी जो क्लास है कला संस्कृति की, रोज 9 बजे सुबह मॉर्निंग में ही होगी, तो सभी मित्र मेरे साथ जुड़ जाइएगा। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और जैसे ही देखो, दूसरी बात और मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाया लोक देवता, ठीक है, लोक देवता का जैसे ही टॉपिक होगा उसके साथ ही आपकी प्रश्नोत्तरी होगी। प्रश्नोत्तरी हो जाएगी तब आपको जो नोट्स मिलेंगे वो पीडीएफ नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पर मिल जाएगी। उस डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर जाके क्लिक करोगे, वहां पर ज्वाइन आएगा और ज्वाइन आपको करना है और आप टेलीग्राम में जुड़ जाओगे, ठीक है। और कमेंट में भी आपको इसकी जो लिंक है वो मिल जाएगी, आप दे रखी है, तो आप उस पर भी आप क्लिक करके और ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि जितनी भी क्लासेस अपनी होती है उनके सारे नोट्स आपको वहां से मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। ओके ओके, थैंक यू अक्षय कुमार, नमस्कार। अब नहीं, रखा हुआ था उसके नीचे